हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी एंड आप जानते हैं उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर उसी के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटा देखो, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है। तो मान लीजिए बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मैं वाटर रख लेता हूँ। क्या है बेटा, मेरे पास वाटर है एंड उसके अंदर बेटा एक चम्मच मैं नमक डाल देता हूँ, मीन्स NaCl डाल दिया। तो बेटा जिसके अंदर आप ये अपना सब्सटेंस डाल रहे हो उसको सोल्यूट कहते, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जिसको आप बेटा ऐड करते हो उसको सोल्यूट कहा जाता है। एंड जब आप इसको मिक्सअप कर देंगे, मिक्सअप करने के बाद जो चीज मुझे मिलती है बेटा उसको सोल्यूशन कहा जाता है। तो याद रखें बेटा, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं वो आपका सॉल्वेंट है, जिसको डिसॉल्व करते हैं दैट इज सोल्यूट, और एज ए रिजल्ट जो मुझे मिलता है उसको सोल्यूशन कहा जाता है। बाय डेफिनेशन देखेंगे तो ये है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है थ्रू आउट ऑल द सोल्यूशन एक जैसी रहती है। Of two or more substances and the components of which cannot be seen separately। मतलब ये कि जब आप नमक को पानी के अंदर घोलते हो तो आपको नमक दिखाई थोड़ा ना देता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए बेटा वो सोल्यूशन है। सोल्यूट उस सब्सटेंस को कहते हैं विच डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन एंड अ सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म्स क्रिस्टल एज इट कूल। आप अच्छे से जानते हो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, याद है आपको? जो सोल्यूबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था कि जो सोल्यूबिलिटी है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होती है। तो हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर राइज के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब जैसे टेम्परेचर कम होगा इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से बेटा इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं। सो यही आपका आंसर भी है बेटा, the solubility of nitrates decreases with fall in temperature. Thus when a hot saturated solution of potassium nitrate cools, it forms crystal as it separates from the solution। फिर आता है बेटा कि give the three factors which affect the solubility of solid solute in a solvent। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो टेम्परेचर, सॉलिड का नेचर क्या है और सॉल्वेंट जिसमें आप डिसॉल्व करें उसका नेचर क्या है बेटा। तो ये तीन फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करता है। फिर आता है कि इफ यू आर गिवन सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, है ना, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो कुछ नहीं करना होता बेटा, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आप 100 ग्राम वाटर ले लेते हो। 100 ग्राम वाटर ले लिया, तो बस एक एक ग्राम, मतलब एक एक चम्मच ले लिया, चम्मच के अंदर क्या डालो बेटा, 1 ग्राम आपका होना चाहिए कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। ठीक है, क्रिस्टल्स बोला ना बेटा, तो इसको आप इसमें डाल के घोलना शुरू कर दो। तो ये मेरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, कहता है कि आपको कैसे पता कि सोल्यूशन रियली सैचुरेटेड हो गया। तो क्या होता है बेटा कि आप पहले 1 ग्राम डालो, 1 ग्राम डालोगे उसको स्टर करोगे तो वो घुल जाएगा। उसके बाद 1 ग्राम और डालो, फिर वो घुल गया। अब तब तक डालो जब तक एक सिचुएशन आ जाए, एक स्टेज आ जाए कि जिसके बाद अगर आप और कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल डालो तो वो डिसॉल्व ना हो बीच में। तो बस वही पर्टिकुलर जो स्टेज है बेटा उसको कहा जाता है आपका सैचुरेटेड स्टेज। तो मतलब ये कि ये सॉल्यूशन का वो स्टेज होता है जिसके बाद और कोई बेटा आपका कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो तब तक आप इसमें घोलते जाइए। बाकी बेटा डिटेल आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया है। फिर आता है डिफाइन हेनरीज लॉ। याद है बेटा आपको, मैंने कहा था कि लिक्विड की सोल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो गैस है उसके, मतलब गैस की सोल्युबिलिटी नहीं, लिक्विड, हाँ, प्रेशर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा बेटा उतना ज़्यादा जो गैस है वो आपका सोल्यूबल होगा किसी लिक्विड के अंदर। बस उसी के बारे में बेटा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस बेटा सेपरेट आउट करते हैं बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनानी है तो पहले उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, उसको गर्म करके ठंडा कर दो। ठंडा करने लगोगे तो उससे क्रिस्टल जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे आपके। सीडलिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, याद है आपको?
मैंने क्या कहा था आपको कि मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डाल दो, तो एज ए सीडलिंग एक्ट करेगा और जितने भी कॉपर सल्फेट जो होगा उसके साथ जुड़ जुड़ के एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। उसको कहा जाता है बेटा सीडिंग आपका। तो सीडिंग याद रखना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कॉपर सल्फेट जो मतलब जो प्योर सब्सटेंस है उसका क्रिस्टल लेके एज ए सीड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसके ऊपर और एक्यूमुलेट हो जाए और एक बड़ा क्रिस्टल आपका बन सके। उसी को सीडिंग का नाम देते हैं, बाकी डिटेल मैंने इसकी बताई हुई है। सो थ्री मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको चार बताए थे बेटा। सब्लिमेशन बाय स्लो एवापोरेटिंग है ना, उसमें से फ्यूज मास को कूल करके बेटा, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को जेंटली बेटा कूल करके, तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बेटा बताया हुआ है इसके अंदर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है बेटा कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर टू सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली। याद है बेटा आपको मैंने कहा था कि कॉपर सल्फेट जैसे क्रिस्टल है, जब आप उसको गर्म करते हो तो पहले क्या होता है कि वो भुरभुरा जाता है, मतलब ये कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है, वो शेप टूट के पाउडर फॉर्म में हो जाता है। अगर आप उसको फर्दर हीट करते हो तो उसमें से वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो वेपर टेस्ट ट्यूब के, याद है आपको मैंने बताया था बेटा, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ से फ्यूम निकलेंगे और यहाँ पर कंडेंस होकर बेटा पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्योंकि पानी के ड्रॉपलेट्स वापस इसके अंदर ना जुड़े, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से रखा जाता है, टिल्ट करके रखा जाता है। ठीक है, कंडेंस होकर पानी बन गया, पानी आपका सेपरेट हो जाता है। सो फर्दर गर्म करने से क्या होगा, जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा आप मेरी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर। बाकी वही डिटेल बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। क्रिस्टल फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर सब्सटेंस बनता है, जो उसका ब्लूइश कलर होता है बेटा वो इसका लॉस होता है, वेपर्स बनते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम बेटा जो माउथ है ट्यूब का वहां पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बने, बट नीचे आपका व्हाइट पाउडर मिल जाता है। और होता क्या है आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बेटा क्रिस्टल होता है। हीटिंग करने की वजह से आपका ये CuSO4 प्लस 5H2O, मतलब इसमें से 5 मॉलिक्यूल पानी के जो है वो अलग हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट बेटा मेरे को एक वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस मिलता है जो कॉपर सल्फेट होता है। फिर मेरे पास आता है बेटा गिव द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द टू सब्सटेंसेस इन ईच। बेटा ये तो हमने अच्छे से किया हुआ है। हाइड्रेटेड सब्सटेंस की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट एंड डेका हाइड्रेट, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं। बाकी कॉपर सल्फेट एंड 5H2 तो आपको पता ही है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एनहाइड्रस वो होता है बेटा जिसमें से पानी, जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि NaCl हो गया, KNO3 हो गया, ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में ही होते हैं बट इसमें पानी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब पानी में से इवेपोरेट होता है ना तो ये अपने स्ट्रक्चर को इंटैक्ट मतलब कर सकते हैं, ये करके रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इनका शेप जो है वो फिक्स होता है आपका। अच्छा, उसके बाद आता है लिक्विड ड्राइंग एजेंट बेटा, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आ गया। दूसरा बेसिक ड्राइंग एजेंट की बात करें तो हमारे पास क्विकलाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट हम बोलते हैं, वो आपके बेटा एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल है, आराम से आप इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। फिर आता है बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3 एंड दैट इज कैल्शियम सल्फेट इन वाटर। बेटा अगर आपको याद हो, सोल्युबिलिटी कर्व के अंदर हमने ये देखा था कि जो जो नाइट्रेट्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी बेटा इंक्रीज होती है विद राइजिंग टेम्परेचर, बट जो कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं बेटा उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती थी विद राइजिंग टेम्परेचर। बस वही चीज बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देखकर लिख सकते हो। वो सोल्युबिलिटी कर्व में आपको बताता ना मेन मेन बातें, बस वही था। कर्व नहीं बनाने को आएगा, एटलीस्ट उसके रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इससे थोड़ा ढंग से समझो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा सोलिबिलिटी ऑफ NaCl एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 36.5 ग्राम। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एक 100 ग्राम वाटर लिया, कितना ग्राम बेटा, 100 ग्राम वाटर लिया, तो एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इसमें कितना बेटा नमक घुलेगा, 36.5 ग्राम नमक घुलेगा, और उसके बाद उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आप नमक जितना मर्जी घोलने की कोशिश करो, एट दिस टेम्परेचर वो नहीं घुलेगा। तो यही बेटा इसका मतलब है। कैसे लिखना है, ये इसका आंसर है। The solubility of NaCl at 40 degrees Celsius is 36.5 gram, means that 36.5 gram of NaCl dissolved in 100 gram of water at a temperature of 40 degrees Celsius। क्यों, आसान था ना। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन थे फ्रॉम एक्सरसाइज 3B वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और इसका एक ही पार्ट रह गया, दैट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, और बहुत जल्दी हम बेटा वो भी कवर कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।